India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनावी वादों के ऐलान करने से रोक नहीं सकता। क्या स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी देना मुफ्त उपहार है या नागरिकों का अधिकार, ये कोर्ट तय करेगा। लीज आवंटन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत। झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक। ईडी को केस से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश। फीफा बैन मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, फीफा से भारतीय फुटबॉल संघ का बैन हटवाएं, अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन सुनिश्चित करें। दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समस्या बताई। कहा, मामले को सूचीबद्ध करके हटा दिया जाता है। सीजेआई रमन्ना ने कहा, इन सब के बारे में विदाई भाषण में बोलेंगे। कोझिकोड कोर्ट ने यौन उत्तेजक पोशाक पहनी महिला की यौन उत्पीड़न शिकायत पर उठाए सवाल। कहा, यौन उत्तेजक पोशाक पहनने वाली का प्रथम दृष्टता केस नहीं बनता। दिव्यांग आरोपी को दी जमानत। Legal presents Courts Roundup. राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता और सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष इस मामले में कमेटी के गठन पर शनिवार तक अपना सुझाव दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग की गई थी और इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी तक पहुंच प्रदान करने वाले सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों को मुफ्त देने के रूप में माना जा सकता है या क्या ऐसे प्रावधान वास्तव में नागरिकों के अधिकार हैं? चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को मुफ्त में चीजें देने की स्कीमों का ऐलान करने से नहीं रोक सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सरकार का काम है कि वो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला करेंगे कि मुफ्त उपहार या फ्रीबी क्या है। अब ये परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है, जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए। हम मामले का परीक्षण करेंगे। क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच को फ्रीबी माना जा सकता है? क्या हम किसानों को मुफ्त में खाद देने से रोक सकते हैं? मुफ्त शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा का वादा, चिंता सार्वजनिक धन खर्च करने का सही तरीका है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने चुनावी भाषण और वादों को समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे, दावे और भाषण बोलने की आजादी के तहत आते हैं। उन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? अनिर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी भाषण भविष्य की सरकार की बजटीय योजनाओं के बारे में आधिकारिक बयान नहीं है और ना ही हो सकते हैं। एक बार निर्वाचित सरकार बनती है तो ये उसका काम है। वो चुनाव के दौरान प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का जो वादे किए गए हैं उनको संशोधित करने, स्वीकार करे, अस्वीकार करे या बदल दे। लिहाजा विशेषज्ञ समिति को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों पर विचार करने से अलग रखा जाए। सरकार बनने के बाद की नीति पर ही विशेषज्ञ विचार करें, क्योंकि सरकार ही किसी नीति, वायदे और परियोजना को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल सब्सिडी प्रदान करने के लिए बाध्य है।
याचिका में कहा गया है कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं को फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। जया ठाकुर ने बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका का विरोध किया। जया ठाकुर ने खुद को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल में निवेश करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी पर सवाल उठाते हुए कि आपके पास सोरेन के खिलाफ सबूत हैं तो कार्रवाई करिए। कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है? आप याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता या ईडी द्वारा सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए। दरअसल झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा के मामले दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही याचिका दाखिल किए जाने से पहले संबंधित विभाग में की जाने वाली शिकायत की प्रति भी पेश करने को कहा है। इसके अलावा ईडी से भी केस से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। वहीं भारतीय फुटबॉल संघ पर बैन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि फीफा से एआईएफएफ का बैन हटवाएं और अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन सुनिश्चित करें। एआईएफएफ पर लगभग 14 साल से प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी काबिज थी। वहां लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए थे। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल की कमेटी को हटाते हुए फेडरेशन का प्रशासन संभालने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि ये एक अंतरिम व्यवस्था है। एआईएफएफ का नया संविधान तैयार हो जाने के बाद उसके चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। फुटबॉल संघ के कामकाज पर कोर्ट के आदेश को फीफा ने फुटबॉल संघ में तीसरे पक्ष का दखल माना है। इसी को आधार बनाते हुए एआईएफएफ की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में फीफा मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह भारतीय फुटबॉल संघ या एआईएफएफ का निलंबन रद्द करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ से खुद बात कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कोशिश करे कि अक्टूबर से प्रस्तावित अंडर 17 महिला विश्व कप या फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई सोमवार 22 अगस्त तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एआईएफएफ के निलंबन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। मेहता ने ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारडीवाला की बेंच को बताया कि मामले में अब खुद सरकार ने दखल दिया है। कल ही फीफा से 2 दौर की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एआईएफएफ में नियुक्त प्रशासकों की कमेटी भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। गतिरोध खत्म हुआ दिख रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से सुनवाई सोमवार तक टालने का अनुरोध किया। इसे जजों ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार एआईएफएफ का निलंबन खत्म करवाने और अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत में सुनिश्चित करने में सफल होगी। फीफा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि उसने सर्वसम्मति से एआईएफएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति द्वारा एआईएफएफ के नए संविधान को चलाने और लिखने के लिए एक याचिका दायर करने के बाद आया, जिसमें एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और 7 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पटेल और अन्य के आचरण के कारण फीफा द्वारा जारी संचार में आगामी अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए भारत की मेजबानी अधिकारों को वापस लेने पर विचार करने की धमकी दी गई थी। शीर्ष अदालत ने तब 3 अगस्त को आदेश दिया था कि एआईएफएफ के प्रमुख के लिए एक अंतरिम निकाय के लिए चुनाव संविधान के मसौदे के अनुरूप तेजी से कराए जाए। अदालत ने अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अलग अलग प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को मतदान से वंचित करने की अपील की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया था कि संविधान का मसौदा राष्ट्रीय खेल संहिता के खिलाफ है, क्योंकि व्यक्तिगत खिलाड़ी निर्वाचक मंडल के रूप में मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रबंधन में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये फीफा के नियमों के खिलाफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेजों को गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस साल 2 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को नोटिस जारी कर सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब देने को कहा था। हाईकोर्ट में 19 सितंबर को मामले की सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई की तारीख में यह इतना लंबा अंतर है कि सीतलवाड़ ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपील में आपत्ति जताई है। उसने प्रस्तुत किया है कि सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जमानत मामलों की शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद वर्तमान मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई तारीख पहली 1.5 महीने के बाद है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ के समक्ष अपील का उल्लेख किया गया। पीठ ने मामले को 22 अगस्त को न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें 2002 के दंगों में उच्च रैंकिंग वाले राज्य के पदाधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के पीछे कथित बड़ी साजिश में चुनौती दी गई थी। इसके एक दिन बाद तीस्ता को 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20A के तहत भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों को उनके निवास या रोजगार से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका में नोटिस जारी किया है। याचिका में भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों को मतदान के दिन अपने संबंधित मतदान केंद्रों में अपनी भौतिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने की मांग की गई है। ये मामला भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हेमा कोहली के समक्ष उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता इस मामले में केरल प्रवासी एसोसिएशन है, जो एक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रवासियों को न्याय और कल्याण प्रदान करना है। याचिका में कहा गया है कि 1950 अधिनियम की धारा 20A भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है, लेकिन कानून का उद्देश्य विफल हो रहा है, क्योंकि 1950 के अधिनियम के तहत नियमों में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। नागरिकों को भारत में उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना मतदान करने की अनुमति दें। याचिका के अनुसार ये विदेशी मतदाताओं के बीच भेदभाव पैदा करता है, जो चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की क्षमता रखते हैं और जो प्रासंगिक समय पर निर्वाचन क्षेत्र में रहने के लिए अपना रोजगार, शिक्षा आदि छोड़ने में असमर्थ हैं। याचिका के अनुसार सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को पूरी तरह से तभी हासिल किया जा सकता है जब विदेशों में रहने वाले नागरिकों को अपने देश के चुनावों में वोट देने का अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी को विनियमित करने वाले पूर्व द्वारा बनाए गए नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली नागालैंड सरकार द्वारा दायर याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस केएम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका वकील रोहिणी मूसा द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने मामले में एसजी की सहायता की थी। याचिका ने केरल उच्च न्यायालय के मई 2021 को चुनौती दी है, जिसने केरल पेपर लॉटरी संशोधन नियम 2018 की वैधता को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने देखा था कि एक मेजबान राज्य की किसी चीज के लिए नियम बनाने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि वह इसके खिलाफ मूक दर्शक या असहाय नहीं रह सकता है। नियम केरल के भीतर अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी की निगरानी, विनियमन और दंडित करने का प्रयास करते हैं। नियम अन्य बातों के साथ साथ सरकार कर विभाग के सचिव की नियुक्ति के लिए किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित, संगठित या प्रचारित सभी या किसी विशेष लॉटरी के संचालन के लिए प्राधिकरण के रूप में प्रदान करते हैं। इस तरह के प्राधिकरण के पास अन्य राज्यों द्वारा संचालित, संगठित
सभी लॉटरी की बिक्री की निगरानी करने की शक्ति होती है और एक आयोजन राज्य को केरल राज्य के कर विभाग के अनुमोदन के लिए विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में कहा गया है कि नियम संविधान में परिकल्पित संघवाद की मूल धारणाओं के खिलाफ है और ये लॉटरी अधिनियम और नियमों का सीधा उल्लंघन भी है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले ने केरल राज्य के भीतर लॉटरी की बिक्री के संबंध में केरल राज्य को एकाधिकार बने रहने की अनुमति दी है। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक राज्य लॉटरी मुक्त क्षेत्र नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अलग शुल्क के रूप में सर्विस चार्ज वसूलने पर तल्ख टिप्पणी की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि रेस्टोरेंट और होटल सर्विस चार्ज लेने के बजाय खाने के दाम बढ़ा सकते हैं। पीठ ने पूछा कि क्या आम आदमी को सर्विस चार्ज भुगतान के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। आम आदमी को लगता है कि वे चार्ज सरकार द्वारा वसूला जा रहा है। सेवा शुल्क को ग्राहकों से लेने के बजाय खाने के दाम बढ़ा सकते हैं। इससे अतिरिक्त या सर्विस चार्ज वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि सेवा शुल्क लगाने के संबंध में जानकारी होनी चाहिए जिसे मेन्यू कार्ड पर लिखा जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को सर्विस चार्ज के बारे में पता चल सके। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए वसूला जाता है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर रेस्टोरेंट होटल को अपने स्टाफ की इतनी ही चिंता है तो उनकी सैलरी बढ़ा दें। कोर्ट इस मामले में 18 को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि सीसीपीए ने इस संबंध में बीते जुलाई में एक गाइडलाइन जारी की थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहक से मूल कीमत की अलावा कोई वसूली जायज नहीं है। होटल को ग्राहक को जानकारी देनी होगी कि सर्विस चार्ज आपकी मर्जी है। वहीं कोझीकोड के सत्र न्यायाधीश ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354A की यौन उत्पीड़न शिकायत का मामला प्रथम दृष्टता नहीं होगा यदि महिला ने यौन उत्तेजक पोशाक पहन रखी थी। कोझीकोड सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार ने कहा कि धारा 354 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए कुछ अवांछित यौन प्रस्ताव होना चाहिए, लेकिन तत्काल शिकायतकर्ता की तस्वीरों में उसे उकसाने वाले कपड़े पहनना चाहिए। अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में कार्यकर्ता और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। सत्र न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह विश्वास करना असंभव है कि 70 के दशक में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति चंद्रन शिकायतकर्ता का यौन उत्पीड़न करने में सक्षम होता। अभियोजन का मामला ये था कि जब वास्तविक शिकायतकर्ता चंद्रन द्वारा बुलाए गए शिविर में भाग ले रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। चंद्रन पर आईपीसी की धारा 354A, 341 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था। चंद्रन के वकील ने तर्क दिया कि ये उनके कुछ दुश्मनों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए बनाया गया एक झूठा मामला है और ये भी बताया कि शिकायत दर्ज करने में 5 महीने की देरी हुई थी। शिकायतकर्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो कुछ तस्वीरें डाली, उन्हें ये दिखाने के लिए पेश किया गया कि वह वही यौन उत्तेजक कपड़े पहनती हैं। लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को महिलाओं से छेड़छाड़ करने की आदत है और ये दूसरा यौन उत्पीड़न का मामला है। अदालत ने हालांकि चंद्रन की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सीजेआई के समक्ष सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज का मुद्दा उठाया, जिसने एक मामले को सूचीबद्ध किया था पर उसे बाद में हटा दिया गया। सीजेआई ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन मैं कार्यालय छोड़ने से पहले कुछ भी नहीं देखना चाहता। मैं अपने विदाई भाषण में इस सब के बारे में बोलूंगा, इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें। सीजेआई रमन्ना 26 अगस्त 2022 को पद छोड़ेंगे। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 बार के अध्यक्ष दवे ने शिकायत व्यक्त की कि कैसे सूचीबद्ध मामलों को अक्सर अंतिम समय में सूची से हटा दिया जाता है, जिससे काउंसिल को कठिनाई होती है। उन्होंने कहा, हमने
कल रात 8 बजे तक ब्रीफ पढ़ें, हमने कई कॉन्फ्रेंस की, फिर उस मामले को हटा दिया गया और ये नया मामला जोड़ दिया गया। ये गलत है। रजिस्ट्री के इस व्यवहार को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। रजिस्ट्री को और सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले भी दवे ने वकीलों की समस्याओं को रजिस्ट्री में उठाया है। दवे ने अदालत से इन कठिनाइयों को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा है कि देश के हर हाई कोर्ट में अगर आप कोई मामला दायर करते हैं तो इसे 4 दिनों में सूचीबद्ध किया जाता है। गुजरात जैसे अधिकांश हाईकोर्ट में मामले को आगे दिन तत्काल सूची के साथ सूचीबद्ध किया जाता है। अधिकांश मामले निश्चित रूप से नोटिस वापसी की तारीख पर आएंगे जब तक कि किसी दिए गए मामले में प्रक्रिया फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। सुनवाई में जब ये शिकायत उठाई गई तो सीजेआई एनवी रमन्ना ने दवे को अपनी विदाई भाषण का इंतजार करने को कहते हुए कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन मैं कार्यालय छोड़ने से पहले कुछ भी नहीं देखना चाहता। मैं अपने विदाई भाषण में इस सब के बारे में बोलूंगा, इसीलिए कृपया प्रतीक्षा करें। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.